नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से उपन्यास साहित्य को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने उपन्यास साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद के पूर्व तथा प्रेमचंद युग के प्रथम तथा द्वितीय उत्थान को पढ़कर पूरा समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग को पढ़ेंगे। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उन सभी वीडियो में मैंने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं वो सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, तो उसे अवश्य पढ़िएगा। चैनल पर यदि नए आए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी हिंदी साहित्य से अच्छे से हो पाए। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और हिंदी साहित्य का विषय आपने लिया है तो ये सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी के रूप में जैनेन्द्र माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। तो गोपाल राय के अनुसार किसे माना जा सकता है मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता? तो ईलाचंद्र जोशी जी को। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से या किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम जैनेन्द्र कुमार के कुछ निम्नलिखित उपन्यासों को देख लेंगे। परख 1929 ईस्वी, जिसमें प्रेम का आदर्शीकरण है। सुनीता 1934 ईस्वी, जिसमें श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण है। त्यागपत्र 1937 ईस्वी, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है इसमें। कल्याणी 1939 ईस्वी, जिसमें विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। सुखदा 1952 ईस्वी, नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण है। विवर्त 1953 ईस्वी, भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का वर्णन है। व्यतीत 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है इसमें। वहीं मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनंतर 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, जिसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है। दशार्क 1985 ईस्वी, विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है इसमें। तो आपने देखा ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साथ में इन रचनाओं का वर्ण विषय और महत्वपूर्ण पात्रों को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी एवं दशार्क बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैनेन्द्र कुमार की। इन रचनाओं का क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा और साथ साथ विषय वस्तु को एवं प्रमुख पात्र भी इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भुवन मोहिनी एवं जितेन, इनकी प्रेम कथा किस उपन्यास में वर्णित है? तो आपको पता होना चाहिए कि विवर्त में वर्णित है। और विवर्त किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। हम आगे चलेंगे। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, क्रीड़ा एवं अहम का समर्पण है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय क्या रहता है? तो काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण रहता है। वहीं ईलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ध्यान दीजिएगा, ईलाचंद्र जोशी कैसे उपन्यासकार है? तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास निम्न है, हम देख लेंगे। घृणामयी 1929 ईस्वी, एक युवती के पश्चाताप का चित्रण है इसमें। 1950 में लज्जा शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस उपन्यास को लज्जा शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? तो घृणामयी को। सन्यासी 1940 ईस्वी, जिसमें नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण चित्रण किया गया है। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी, यह मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है इसमें, पर्दे की रानी में। प्रेम और छाया 1944 ईस्वी, जिसमें पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण है प्रेम और छाया में। वहीं निर्वासित 1946 ईस्वी, महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है इसमें।
मुक्तिपथ 1948 ईस्वी, सुबह के भूले 1951 ईस्वी, जिप्सी 1952 ईस्वी। मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय है इस उपन्यास में। जहाज का पंछी 1954 ईस्वी, जिसमें ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण किया गया है। ऋतुचक्र 1969 ईस्वी, जिसमें आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है। वहीं भूत का भविष्य 1973 ईस्वी, कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है और अलग अलग रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। साथ साथ इन रचनाओं का वर्ण विषय एवं इन रचनाओं में आने वाले पात्रों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम चलेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। तो बात करें अज्ञे की, तो ये क्या है, तो एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। आगे देखेंगे, जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे नाम दिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे नाम किसने दिया था, तो जैनेन्द्र ने दिया था। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अज्ञे की कुछ अब महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियों को हम देख लेंगे। शेखर एक जीवनी, इसके देखिए दो भाग है। भाग 1 1940 ईस्वी में, वहीं भाग 2 1944 ईस्वी में। तो ये दोनों भाग को आपको प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखना है, 40 और 44। तो प्रथम भाग जो था उसका विषय है नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण है। वहीं भाग 2 में शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, इसमें रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से पात्र हैं, ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। रेखा, भुवन एवं गौरा किस उपन्यास के पात्र हैं, तो नदी के द्वीप के। तो ध्यान दीजिएगा। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी, मृत्यु से साक्षात्कार है इसमें। तो इस प्रकार ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं अज्ञे की है। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, अज्ञे के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। तो बात की जाए शेखर एक जीवनी में पात्र शेखर की, तो शेखर की जो खोज है अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज ही मानी गई है स्वयं अज्ञे के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। शेखर एक जीवनी पर रोमिया रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे की रचना है, इस पर किसका प्रभाव है, तो रोमिया रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा। वहीं आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना करते हुए इसे प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा भी है। तो प्रकाशमान पुच्छल तारा किस उपन्यास के बारे में कहा गया है, तो अज्ञे की शेखर एक जीवनी के बारे में। आगे देखेंगे, डॉक्टर देवराज ने निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की है, जिसमें है पथ की खोज 1951 ईस्वी। इसका विषय है कि प्रेम एवं विवाह के नैतिकता का प्रश्न है इसमें। बाहर भीतर 1954 ईस्वी, जिसमें मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण है। रोड़े और पत्थर 1958 ईस्वी, जिसमें मध्यवर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण है। वही अजय की डायरी 1960 ईस्वी, जिसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण किया गया है। मैं, वे और आप 1969 ईस्वी, जिसमें समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण है। दोहरी आग की लपट 1973 ईस्वी, जिसमें प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण है। वहीं दूसरा सत्र 1978 ईस्वी। तो इस प्रकार देवराज की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार है। तो विष्णु प्रभाकर कैसे उपन्यासकार है, तो मानवतावादी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, हम देख लेंगे। ढलती रात बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आप देख सकते हैं कि नेट की परीक्षा में दिसंबर 2000 प्रश्न में ये प्रश्न पूछा था कि ढलती रात किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की। और साथ साथ इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ढलती रात 1951 ईस्वी, सन
1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। ढलती रात में विष्णु प्रभाकर की रचना है। तट के बंधन 1955 ईस्वी, जिसमें प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी 1956 ईस्वी, इसमें स्त्री के काल्पनिक तारकातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया गया है। कोई तो 1980 ईस्वी, इसमें नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या है। अर्धनारीश्वर 1922 ईस्वी, इसमें स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है अर्धनारीश्वर, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। संकल्प 1993 ईस्वी, जिसमें परित्यक्ता स्त्री की मनोभावों का अंकन किया गया है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे विष्णु प्रभाकर के, आप बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे उदय शंकर भट्ट एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। तो बात करें उदय शंकर भट्ट की, तो ये कैसे उपन्यासकार है? तो मानवतावादी उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख कृतियां है नए मोड़ सन 1954 ईस्वी, जिसका विषय है कि सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की विवशता का चित्रण है नए मोड़ में, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है उदय शंकर भट्ट का, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला है उदय शंकर भट्ट का उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी, जिसमें बम्बई के बारसोवा मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण है और बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा भी गया था कि बम्बई के बारसोवा मछुआरों की ज़िंदगी का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो सागर, लहरें और मनुष्य में। आगे लोक परलोक 1958 ईस्वी, ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है इसमें। शेष अशेष 1960 ईस्वी, जिसमें साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार उदय शंकर भट्ट की कुछ प्रमुख रचनाएं थी, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार है। तो हम देखेंगे कि भगवती चरण वर्मा क्या है, तो व्यक्तिवादी या नियतिवादी उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख कृतियां हम देख लेंगे। पतन 1927 ईस्वी, अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी, जिसमें पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण है। 3 वर्ष 1936 ईस्वी, इसमें प्रेम का विवाह में परिणति इस समस्या का चित्रण है। वहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, जिसमें गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। आखिरी दांव 1950 ईस्वी, एक जुआरी की असफल प्रेम कथा है इसमें। अपने खिलौने 1957 ईस्वी, इसमें दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी का तीखा व्यंग किया गया है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, जिसमें 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा को व्यक्त किया गया है। वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, जिसमें आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविषा का चित्रण किया गया है। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, जिसमें प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण है। थके पांव 1963 ईस्वी, रेखा 1964 ईस्वी, जिसमें नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण है। सच्ची सीधी बात 1968 ईस्वी, जिसमें सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। सबही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी, सन 1919 से सन 1965 ईस्वी तक के इतिहास का चित्रण है इसमें। प्रश्न और मरीचिका 1973 ईस्वी, जिसमें व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार आपने देख लिया भगवती चरण वर्मा की कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उनके उपन्यास थे। ये सभी उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सभी उपन्यासों से कई बार नेट की परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन सभी को। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चित्रलेखा पर किसका प्रभाव है। तो चित्रलेखा वैसे तो भगवती चरण वर्मा की रचना है, लेकिन इस पर प्रभाव है फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का। तो आप ध्यान दीजिएगा ये। आगे उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार किसे कहा जाता है, तो उपेंद्र नाथ अश्क को कहा जाता है। यहाँ इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम देख लेंगे। सितारों के खेल, गिरती दीवारें 1947 ईस्वी,
गर्म राख 1957 ईस्वी, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदिल का एक अंश है ये 1968 ईस्वी की। वहीं एक नन्ही कंदिल 1969 ईस्वी, बांधो ना नाव इस ठाव 1974 ईस्वी, निमिषा, पलटती धारा। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उपेंद्र नाथ अश्क की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है देखिए गिरती दीवारें, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वहीं गर्म राख, बड़ी बड़ी आँखों को भी कभी कभी प्रश्न के रूप में देखा गया है। वहीं पत्थर अल पत्थर को भी, तो इन सबको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वहीं शहर में घूमता आईना बहुत महत्वपूर्ण रचना है। साथ साथ बांधो ना नाव इस ठाव सन 1974 ईस्वी की रचना है। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उपेंद्र नाथ अश्क की, तो इसे विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा। आगे उपेंद्र नाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में लिखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है देखिए उपेंद्र नाथ अश्क की, जिन्होंने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारों को लिखा है, उसकी कई श्रृंखलाओं को लिखा है। तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है बड़ी बड़ी आंखें, इसको सुमित्रा नंदन पंत ने गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। और यह बड़ी बड़ी आंखें किसकी रचना है, तो उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, ध्यान दीजिएगा, जिसे पंत ने एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण लाल व्यक्तिवादी उपन्यासकार है। तो ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी नारायण लाल कैसे उपन्यासकार है, तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार है। इनकी कुछ कृतियां हैं, हम देख लेंगे, जैसे धरती की आंखें 1951 ईस्वी, बयां का घोंसला और सांप 1953 ईस्वी, वहीं काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी है, बड़के भैया, हरा समंदर गोपीचंदर, वसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली और कर्नाट प्लस सन 1986 ईस्वी की रचना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धरती की आंखें, बयां का घोंसला और सांप तथा कर्नाट पैलेस है। लक्ष्मी नारायण लाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनका उपन्यास है। तो इन तीनों को विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में किसकी उपाधि दी गई है, तो सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है, इसे ध्यान रखिएगा। वृंदावन लाल वर्मा के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों को हम देख लेंगे, जिसमें संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र एवं प्रेम की भेद, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हुए उपन्यास है इनके। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुंडली चक्र थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है, इनका उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। तो इस प्रकार ये कुछ उपन्यास है जो कि सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हुए उपन्यास है। आगे वृंदावन लाल वर्मा के कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों को देख लेंगे। तो ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो निम्नांकित है। तो किस पर आधारित है, तो बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास आधारित है। देख लेंगे वे उपन्यास कौन कौन से हैं। तो गढ़कुंडार 1928 ईस्वी, विराट की पद्मिनी 1936 ईस्वी, झांसी की रानी 1946 ईस्वी, कचनार 1948 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, टूटे कांटे 1954 ईस्वी, अहिल्याबाई 1955 ईस्वी, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी, माधवजी सिंधिया 1957 ईस्वी, रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी, महारानी दुर्गावती 1964 ईस्वी, कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी, सोती आग 1966 ईस्वी, देवगढ़ की मुस्कान 1973 ईस्वी। और इन सभी रचनाओं का क्रम परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। विशेष रूप से ये रचनाएं जैसे गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, भुवन विक्रम और माधवजी सिंधिया विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा। और इन रचनाओं का क्रम भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार नेट की परीक्षाओं में एवं विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हैं। हम आगे चलेंगे। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख औपन्यासिक कृतियों को हम देख लेंगे, जो निम्न है।
जीने के लिए 1940 ईस्वी, जिसमें भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है जीने के लिए उपन्यास में। सिंह सेनापति 1942 ईस्वी, जिसमें वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा वर्णित है। जय योधे 1944 ईस्वी, इसमें यमुना, सतलज एवं हिमालय के बीच स्थित योध्या राज्य के अवसान का चित्रण है। मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी, जिसमें मध्य एशिया में आविर्भूत मजदक के अनुयायी अंदरजगर के जीवन दर्शन का चित्रण किया गया है। विस्मृत यात्री 1954 ईस्वी, जिसमें बौद्ध यात्री नरेंद्र यश के जीवन यात्रा पर आधारित है ये। तो इस प्रकार राहुल सांकृत्यायन के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, विशेषकर जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, विस्मृत यात्री। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इन सब से। आगे देखेंगे राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जीने के लिए, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है और हिंदी का यह पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। तो इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जीने के लिए राहुल सांकृत्यायन। सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित राहुल कृत दिवोदास उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया गया है। तो ये भी रचना बहुत महत्वपूर्ण है राहुल सांकृत्यायन की, दिवोदास, जिसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था और इसमें आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम चतुर्सेन शास्त्री की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को देखेंगे, जो इस प्रकार है। वैशाली की नगरवधू 1949 ईस्वी, जिसमें बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण किया गया है। रक्त की प्यास 1951 ईस्वी, आलमगीर 1954 ईस्वी, वयम रक्षामः 1955 ईस्वी, जिसमें आर्य अनार्य, देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा है। सोमनाथ 1955 ईस्वी, जिसमें शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण है। गोली 1956 ईस्वी, जिसमें देसी रियासतों के शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण किया गया है। सोना और खून 1960 ईस्वी। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है वैशाली की नगरवधू, आलमगीर, वयम रक्षामः, चतुर्सेन शास्त्री की रचनाएं हैं, उनका उपन्यास है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों उपन्यास, वैशाली की नगरवधू, आलमगीर तथा वयम रक्षामः। आगे देखेंगे रांगे राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जिसमें है जीवनी परक उपन्यास। जीवनी परक उपन्यासों में हम देख लेंगे देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात। रत्ना की बात बहुत महत्वपूर्ण रचना है रांगे राघव की और जीवनी परक उपन्यास है, जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। रत्ना की बात, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगली है भारती का सपूत, लखीमा की आंखें, जब आवेगी काल घटा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब आवेगी काल घटा। कभी कभी ये आता है जब आवेगी काली घटा, इस नाम से भी, तो ये वही रचना है, ध्यान दीजिएगा, रांगे राघव की। अगला है धूनी का धुआं। ये सभी कुछ इनके जीवनी परक उपन्यास थे। आगे हम देखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के ऊपर इनके कुछ उपन्यास है, जैसे हुजू, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं सन 1957 की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है रांगे राघव का, कब तक पुकारूं। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के ऊपर है ये उपन्यास। अगला राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर और आखिरी आवाज़ है। आगे हम रांगे राघव के कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों को देख लेंगे, जैसे मुर्दों का टीला 1948 ईस्वी, मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है। प्रतिदान 1950 ईस्वी, महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। चीवर 1951 ईस्वी, जिसमें हर्षकाल के ह्रासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू 1953 ईस्वी, जिसमें दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण है। पक्षी और आकाश 1957 ईस्वी,
राह ना रुकी 1958 ईस्वी, जिसमें महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है। इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासों में मुर्दों का टीला, अंधेरे के जुगनू तथा राह ना रुकी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है रांगे राघव की। तो ध्यान रखिएगा, हमने रांगे राघव के 3 प्रकार के उपन्यास पढ़े। जीवनी परक उपन्यास, दूसरा ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास और तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास। तो जो विशेष रूप से मैंने महत्वपूर्ण उपन्यासों को बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जयारम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है। तो आपको पता होना चाहिए कब तक पुकारूं उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे देखेंगे रांगे राघव का विषाद मठ 1946 ईस्वी बंगाल के अकाल पर आधारित है। तो ये विषाद मठ बहुत महत्वपूर्ण रचना है रांगे राघव की। सन 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और यह बंगाल के अकाल पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है यह। आगे अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किस उपन्यासकार की रचनाओं को माना जाता है। तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को माना जाता है। और कहा किसने है हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा? तो रामविलास शर्मा ने ऐसा कहा है अमृतलाल नागर के उपन्यासों के बारे में। तो ये 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा, इससे महत्वपूर्ण है ये। आगे हम अमृतलाल नागर के कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों को देख लेंगे जो इस प्रकार है। उपन्यासों को पढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अमृतलाल नागर के सभी उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी उपन्यासों को बहुत अच्छे से देखिएगा। महाकाल 1947 ईस्वी बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। महाकाल में अमृतलाल नागर की रचना है। सेठ बांकेलाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, जिसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है बूंद और समुद्र में। शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, अवध के नवाबों के हरासोन्मुख जीवन का चित्रण है इसमें शतरंज के मोहरे में। वहीं सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, जिसमें मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। अमृत और विष 1966 ईस्वी, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है अमृत और विष में। 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, जिसमें मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण किया गया है। वहीं एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, जिसमें आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है इसमें एकदा नैमिषारण्य में। मानस का हंस 1972 ईस्वी, इसमें तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित यह रचना है मानस का हंस तुलसीदास पर। नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, इसमें भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता की गहरी संवेदना के साथ इसमें चित्रण किया गया है नाच्यो बहुत गोपाल में। वहीं खंजन नयन 1981 ईस्वी, जिसमें सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर यह रचना आधारित है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अमृतलाल नागर की सभी रचनाएं। आगे देखेंगे बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी, लखनऊ के खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है करवट में। वहीं पीढ़ियां 1990 ईस्वी, जिसमें करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में इसे माना जाता है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, सभी को परीक्षा में इसका क्रम भी पूछा जाता है उपन्यासों का, तो ध्यान दीजिएगा। अमृतलाल नागर के ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, परीक्षाओं में इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास कुछ निम्नलिखित है, हम देख लेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, जिसका आधार है बाणभट्ट निपुणिका और न्यूनिया। वही विषय वस्तु है प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इन सभी को अच्छे से देखिएगा। चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी, इसमें राजा सातवाहन
चंद्रलेखा, ये दो आधार हैं उपन्यास के। 12वीं से 13वीं शती के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है इस उपन्यास में। पुनर्नवा 1973 ईस्वी, यह लोरिकायन एवं मृक्षकटिकम के आधार पर है और वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है पुनर्नवा में। तो वर्ण विषय के साथ इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे हम चलेंगे। अगली रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनाम दास का पोथा और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है 1976 ईस्वी का, जिसका आधार है छांदोग्य एवं बृहदारण्य के आधार पर यह रचना है। वहीं इसकी विषय वस्तु है कि यह औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है इस उपन्यास में। तो ध्यान दीजिएगा, 4 रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के और चारों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम देखेंगे सनैयालाल ओझा के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को। संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत और सर्वनाम। 1976 ईस्वी, बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन एवं आर्य अनार्य पर आधारित यह रचना है सर्वनाम सनैयालाल ओझा की। ये थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान दीजिएगा। वहीं संभवामी 1983 ईस्वी, हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता पर यह रचना केंद्रित है। ये भी थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा। अगली है कसौटी 2000 ईस्वी की। तो इस प्रकार सनैयालाल ओझा की कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे, हमने देखे। 2 उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, सर्वनाम और संभवामी। आगे हम चलेंगे। आगे हम कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु के कुछ निम्न उपन्यासों को देख लेंगे, जैसे आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल, नागफनी, सोम देवता की घाटी, सोने का मृग, महाश्रमण सुने, अस्तंगता, रेवती, लाल ढांग, मौत की सराय, योग माया, एक और ययाति, रक्त यात्रा, दूरवा, चंदन वन की आग, तथापि। ये कुछ रचनाएं हैं कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु की उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा। एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। आगे हम चलेंगे। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके ने निम्नलिखित 2 उपन्यासों की रचना की है। तो किसने? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके ने। बहती गंगा और सचितात, इनकी 2 रचनाएं हैं, जिसमें बहती गंगा बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। विषय की बात करें तो काशी के जीवन और संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है इसमें। वहीं सचितात एक प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। तो ये 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके की। हम आगे चलेंगे। आगे शिव प्रसाद सिंह ने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, हम देख लेंगे जो निम्न है। अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी, जिसका विषय है कि आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है इसमें। वहीं गली आगे मुड़ती है 1974 ईस्वी, जिसमें युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण किया गया है। गली आगे मुड़ती है। नीला चांद 1988 ईस्वी, जिसमें भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण किया गया है नीला चांद में। शैलूष 1989 ईस्वी, विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर यह आधारित है। औरत 1993 ईस्वी, नारी के शोषण, दमन एवं पीड़न पर यह आधारित रचना है। मंजूषिमा 1990 ईस्वी, लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा पर आधारित है रचना। वहीं कोहरे में युद्ध 1952 ईस्वी, बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा है इसमें। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रचना है अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूष, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे और रचनाएं हैं शिव प्रसाद सिंह की, जैसे कि दिल्ली दूर है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है 1993 ईस्वी की, जिसका विषय है कि हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण है इसमें। वहीं वैश्वानर 1996 ईस्वी, जिसमें काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा शिव प्रसाद सिंह की। जिन उपन्यासों को महत्वपूर्ण मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा और उसका क्रम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे आनंद प्रकाश जैन की कुछ महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाओं को देखेंगे। तीसरा नेत्र 1957 ईस्वी,
कठपुतली के धागे 1959 ईस्वी, जिसमें अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण है। कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी, जिसमें अशोककालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण है। आठवीं भावर 1969 ईस्वी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा है। तांबे के पैसे 1971 ईस्वी। तो इस प्रकार आपने आनंद प्रकाश जैन की रचनाओं को देखा। आगे हम देखेंगे इकबाल बहादुर देवसरे ने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो निम्नलिखित है इकबाल बहादुर देवसरे के, जिसमें नालंदा, ओरछा की नर्तकी, मस्तानी, बेगम हजरत महल, जाने आलम, नवाबे मुल्क, तानसेन तथा गुलफाम मंजिल ये उपन्यास है इकबाल बहादुर देवसरे के। इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे हम। आगे राजीव सक्सेना ने निम्न उपन्यासों की रचना की, हम देख लेंगे। पणिपुत्री सोमा, जो आर्य अनार्यों के संघर्ष का चित्रण है इसमें। रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित रचना है राजीव सक्सेना की। हम आगे चलेंगे। नरेंद्र कोहली हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनकी कुछ निम्न रचनाएं हैं, हम देख लेंगे, जैसे कि आतंक 1972 ईस्वी। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो यह समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाले शासन तंत्र का चित्रण है इसमें। वहीं साथ सहा गया दुख 1974 ईस्वी की, जिसमें मध्यवर्गीय शिक्षक नव दंपत्ति के बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की कथा है। अगली रचना है नरेंद्र कोहली की, जो कि अभ्युदय शीर्षक से 2 खंडों में प्रकाशित है। दीक्षा एवं अवसर ये 2 खंड है इसके। अभ्युदय बहुत महत्वपूर्ण, इसे ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, 2 खंडों में प्रकाशित है। अगला है महासामर। महासमर 8 खंडों में विभाजित है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, संघर्ष की ओर, युद्ध, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, निबंध, ये 8 खंड है महासमर के। तो ये 2 उपन्यासों को बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है अभ्युदय तथा महासमर। जहां अभ्युदय 2 खंडों में है, वहीं महासमर 8 खंडों में है। तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आगे अभिज्ञान 1981 ईस्वी। यह कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ प्रस्तुत है इस उपन्यास में, अभिज्ञान में। वही तोड़ो कारा तोड़ो 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1993 ईस्वी में। प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाग विवेकानंद की जीवनी पर ही आधारित है। तोड़ो कारा तोड़ो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है नरेंद्र कोहली की, ध्यान दीजिएगा। अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान तथा तोड़ो कारा तोड़ो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है नरेंद्र कोहली के। हम आगे चलेंगे। आगे नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अभ्युदय में राम कथा तथा महासमर में महाभारत की कथा वर्णित है नरेंद्र कोहली की। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों उपन्यास हैं। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की है, जो क्रमशः 1974 प्रथम भाग, 1975 द्वितीय भाग, 1978 तृतीय भाग एवं 1981 चतुर्थ भाग में प्रकाशित हुआ है। वीरेंद्र कुमार जैन में अनुत्तर योगी की रचना की है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अनुत्तर योगी वीरेंद्र कुमार जैन की रचना है और 4 खंडों में विभाजित है यह रचना। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित रचना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है वीरेंद्र कुमार जैन की अनुत्तर योगी, जो कि महावीर स्वामी के जीवन तथा उनके सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अवदानों पर केंद्रित रचना है। आगे शरद पगारे की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को हम देखेंगे। शरद पगारे के उपन्यास है गुलारा बेगम 1984 ईस्वी। इसका विषय वस्तु है शहजादा खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें। गंधर्वसेन 1987 ईस्वी। इसमें उज्जैनी नरेश गंधर्वसेन के रोमांस एवं शौर्य का चित्रण किया गया है। बेगम जैनावादी 1996 ईस्वी। इसमें नित्रांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा का चित्रण है। इस प्रकार शरद पगारे के कुछ उपन्यास हैं। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकारों को देख लेंगे हम, जिसमें सर्वप्रथम है रघुवीर शरण मित्र। इनके उपन्यास है आग और पानी, ढाल तलवार, ओस के आंसू, पहली हार,
उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का तेज रूप के जाले, प्यास और शोले, सोने की राख, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न। ये कुछ उपन्यास है रघुवीर शरण मित्र के, इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे प्रताप नारायण श्रीवास्तव में। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है बेकली का मजार, 1957 ईस्वी की रचना है और इसे अच्छे से देखिएगा, महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से। हम आगे चलेंगे शिव सागर मित्र, इनका उपन्यास है राज तिलक तथा मगध की जय। आगे देखेंगे मनु शर्मा, इनका उपन्यास है द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा तथा गांधारी की आत्मकथा। आगे रामकुमार भ्रमर का उपन्यास है फौलाद का आदमी, कांच का घर। जयप्रकाश द्विवेदी के उपन्यास है महाकवि कालिदास की आत्मकथा। वहीं आनंद शर्मा का उपन्यास है इतिहास के नुपुर, रस कपूर, एक और भीष्म, नर्वद सुप्या हृदय तथा अमृतपुत्र। आगे बच्चन सिंह का उपन्यास है सूतो व सूत पुत्रो व 1998 ईस्वी की, पांचाली 2001 ईस्वी की। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चन सिंह का, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न आया है। आगे मायानंद मिश्र के उपन्यास देखेंगे, प्रथम शैलपुत्री च, मंत्रपुत्र तथा पुरोहित। आगे देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु, हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि फणीश्वर नाथ रेणु क्या है, तो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं हिंदी में, तो ध्यान दीजिएगा इसे। आगे हम देखेंगे वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र भी है। रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है ये। हम इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे, जैसे रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी। विषय की बात करें तो मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण है इसमें। वहीं बलचनमा 1952 ईस्वी, इसमें नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। नई पौध 1953 ईस्वी, इसमें असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी, इसमें बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष व्यक्त है। ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है नागार्जुन के, तो इन सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा, साथ ही इसका क्रम भी। आगे भी हम कुछ और उपन्यासों को देख लेंगे जो कि नागार्जुन के हैं। नागार्जुन का अगला उपन्यास है वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी। यह मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। दुखमोचन 1957 ईस्वी, जिसमें ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण किया गया है। उग्रतारा 1963 ईस्वी, उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें। हीरक जयंती 1961 ईस्वी, समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है इसमें। जमनिया के बाबा 1968 ईस्वी। इमरतिया 1968 ईस्वी, जिसमें समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है। पारो 1975 ईस्वी, इसमें बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की दारुण कथा का चित्रण किया गया है। वहीं गरीबदास 1979 ईस्वी, जिसमें स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोधों का चित्रण है। इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं नागार्जुन के, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः सन 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में किया था। तो पारो की रचना किस भाषा में हुई है? मैथिली भाषा में 1946 ईस्वी में, जिसका हिंदी रूपांतरण वे सन 1975 ईस्वी में करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे देवेंद्र सत्यार्थी, महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनको हम देख लेंगे। रथ के पहिए 1953 ईस्वी, इसके विषय की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के गोंड जातियों का यथार्थ चित्रण है। इसमें रथ के पहिए में देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। कठपुतली 1954 ईस्वी, जिसमें नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है। ब्रह्मपुत्र 1956 ईस्वी, इसमें ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिसांग मुख के निवासियों की संघर्ष कथा है।
दूधगाछ 1958 ईस्वी। इसके विषय है कि संगीत और संगीतकार के जीवन संघर्ष का चित्रण है इसमें। कथा कहो उर्वशी 1961 ईस्वी। इसमें मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन किया गया है। वही तेरी कसम सतलुज 1988 ईस्वी की रचना है। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण रचना है देवेंद्र सत्यार्थी की रथ के पहिए, कठपुतली तथा कथा कहो उर्वशी। इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा और साथ साथ इनका विषय वस्तु भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलेंगे, सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी कला जगत को समर्पित है। तो कौन कौन से उपन्यास? कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी, ये तीनों कला जगत को समर्पित उपन्यास है सत्यार्थी जी के, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि फणीश्वरनाथ रेणु कैसे उपन्यासकार है, तो आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों को देख लेंगे। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु की सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। मैला आंचल 1954 ईस्वी, जो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव की कथा है। परती परिकथा 1957 ईस्वी, इसमें पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। दीर्घतपा 1963 ईस्वी, भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है इसमें। जुलूस 1965 ईस्वी, पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले के शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है इसमें। कितने चौराहे 1966 ईस्वी, बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है कितने चौराहे में। वहीं पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी, पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है पलटू बाबू रोड में। राम रतन राय 1971 ईस्वी, अपूर्ण उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, सभी रचनाएं हैं, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि कई बार इन सभी रचनाओं से, इनके विषय से, साथ साथ प्रकाशन वर्ष से भी प्रश्न पूछा जाता है। रचनाओं का क्रम भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती देखी है। तो रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती किसने देखी है? तो अज्ञे ने देखी है। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि सतीनाथ भादुड़ी को कौन मानते हैं अपना साहित्यिक गुरु? तो सतीनाथ भादुड़ी एक बंगला के उपन्यासकार है और फणीश्वरनाथ रेणु इन्हें ही अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। तो क्या क्या? राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता तीनों का मिश्रण है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, हम देख लेंगे। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, और कथा की बात करें तो प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है इसमें। वहीं अज्ञातवास 1962 ईस्वी, एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। राग दरबारी 1968 ईस्वी, इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, इसमें अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान 1976 ईस्वी, संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है। पहला पड़ाव 1976 ईस्वी, भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है इसमें। वहीं विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी, राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण है इसमें। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं और विश्रामपुर का संत। ये चारों रचनाएं कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब का वर्ण विषय भी ध्यान रखिएगा और प्रकाशन वर्ष भी, क्योंकि क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है। आगे देखेंगे, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसे? श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से मिला है सन 2011 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ध्यान दीजिएगा।
आगे बलभद्र ठाकुर एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है, तो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है बलभद्र ठाकुर को। इनकी कुछ कृतियां हैं, हम देख लेंगे। मुक्तावली 1959 ईस्वी, जिसमें मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। नेपाल की वो बेटी 1959 ईस्वी, जिसमें नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में 1960 ईस्वी, जिसमें कुलू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। घने और बने 1961 ईस्वी, लहरों की छाती पर 1962 ईस्वी, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बलभद्र ठाकुर की ये सभी रचनाएं हैं, उपन्यास है उनका। आगे हम देखेंगे शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो शैलेश मटियानी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं। तो मानते हैं गोपाल राय की शैलेश मटियानी क्या है, तो मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, और जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है इनके उपन्यासों में। तो ध्यान दीजिएगा, शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है, जो निम्नांकित है, हम देख लेंगे। बोरावली से बोरी बंदर तक 1959 ईस्वी, जिसका विषय है बम्बई के भाग दौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है इसमें। वही कबूतरखाना 1959 ईस्वी, जिसमें बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण है। कबूतरखाना बहुत महत्वपूर्ण रचना है शैलेश मटियानी की। वही बोरावली से बोरी बंदर तक, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसको परीक्षाओं में देखा गया है। इन रचनाओं का क्रम भी आपको देखते चलना है, आगे और भी रचनाएं हम देख लेंगे। शैलेश मटियानी के और उपन्यास है, जैसे किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960 ईस्वी, जिसमें बम्बई के सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण है। हौलदार 1960 ईस्वी, जिसमें अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण है। तिरिया भली ना काट की 1961 ईस्वी। चिट्ठिर सैन 1961 ईस्वी, जिसमें नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन है। चौथी मुट्ठी 1962 ईस्वी। बारूद और बचुली 1962 ईस्वी। मुख सरोवर के हंस 1962 ईस्वी, जिसमें कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बफौल पर आधारित है यह। एक मूठ सरसों 1962 ईस्वी, वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण है इसमें। कोई अजनबी नहीं 1966 ईस्वी, पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकट एवं मनोव्यथा का चित्रण है इसमें। दो बूंद जल 1966 ईस्वी, देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का चित्रण है इसमें। ध्यान दीजिएगा, कोई अजनबी नहीं तथा दो बूंद जल बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है शैलेश मटियानी के। आगे दो दुखों का एक सुख 1966 ईस्वी। भागे हुए लोग 1966 ईस्वी, जिसका विषय है धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण है। पुनर्जन्म के बाद 1970 ईस्वी। जल तरंग 1973 ईस्वी, जिसमें स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण किया गया है। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 ईस्वी, जिसमें व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण है। उगते सूरज की किरण 1976 ईस्वी। छोटे छोटे पक्षी 1977 ईस्वी, जो कि एक प्रेम कथा है। रामकली 1978 ईस्वी। सर्पगंधा 1979 ईस्वी, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण है, और सर्पगंधा बहुत महत्वपूर्ण रचना है शैलेश मटियानी की, ध्यान दीजिएगा इसे। आकाश कितना अनंत है 1979 ईस्वी, जिसमें पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा है। उत्तरकांड 1980 ईस्वी। डेरे वाले 1980 ईस्वी। सवितरी 1980 ईस्वी। गोपुल गफूरन 1981 ईस्वी, जिसमें नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन है। 52 नदियों का संगम 1981 ईस्वी, जिसमें वेश्या जीवन एवं उनके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण है। वहीं अर्ध कुंभ की यात्रा 1983 ईस्वी। आगे मुठभेड़ 1983 ईस्वी, जिसमें सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता एवं अमानवीयता का अंकन है। नागवल्लरी 1985 ईस्वी। माया सरोवर 1987 ईस्वी, जिसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण है। वही चंद औरतों का शहर। इस प्रकार शैलेश मटियानी के सभी उपन्यासों को आपने देखा, जिनको मैंने महत्वपूर्ण बताया है उसे विशेष रूप से देखिएगा। हम आगे चलेंगे राजेंद्र अवस्थी पर।
आगे हम राजेंद्र अवस्थी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे। राजेंद्र अवस्थी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सूरज किरण की छाँव 1959 ईस्वी, जिसमें बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। जंगल के फूल 1960 ईस्वी, जिसमें मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 ईस्वी, जिसमें बम्बई महानगर के देह व्यापार से लिप्त स्त्रियों का अंकन किया गया है। ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। राजेंद्र अवस्थी की रचनाएं विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे है जाने कितनी आंखें 1969 ईस्वी, बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाड़ी की कथा है इसमें। वहीं बहता हुआ पानी 1971 ईस्वी, एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है इसमें। बीमार शहर 1973 ईस्वी, विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन है। बीमार शहर को थोड़ा सा एक बार बस देख लीजिएगा, कभी कभी इससे प्रश्न देखे गए हैं। अगला अकेली आवाज़ 1976 ईस्वी, मछली बाजार 1977 ईस्वी तथा एक रजनीगंधा चोरी 1950 ईस्वी की रचना है। इस प्रकार राजेंद्र अवस्थी के कुछ उपन्यासों को आपने देखा। आगे हम चलेंगे। रामदरस मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आंचलिक उपन्यासकार है रामदरस मिश्र जी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हम देख लेंगे, जैसे पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी, जिसका विषय वस्तु है कि यह गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है इसमें। वहीं जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। बीच का समय 1970 ईस्वी, अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण है इसमें। सूखता हुआ तालाब 1972 ईस्वी, जिसमें नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण है। अपने लोग 1976 ईस्वी, जिसमें गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण किया गया है। रात का सफ़र 1976 ईस्वी, नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है इसमें। आकाश की छत 1979 ईस्वी, बाढ़ की विभीषिका में घिरे हुए मनुष्य की मानसिकता का अंकन है इसमें। ध्यान दीजिएगा। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफ़र, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामदरस मिश्र की। और रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, साथ साथ इसका वर्ण विषय भी। आगे बिना दरवाजों का मकान रामदरस मिश्र की अन्य रचना है 1984 ईस्वी की, जिसमें नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन किया गया है। तो ये भी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। बिना दरवाजे का मकान। दूसरा घर 1986 ईस्वी, जिसमें प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण किया गया है। आगे थकी हुई सुबह 1993 ईस्वी, जिसमें एक ग्रामीण नारी की कहानी है। थकी हुई सुबह भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामदरस मिश्र की, ध्यान दीजिएगा। 20 बरस 1996 ईस्वी, जिसमें रिपोर्टाज शैली में लिखा गया ये उपन्यास है। तो इस प्रकार आपने कुछ रामदरस मिश्र के उपन्यासों को देखा। आगे हम देखेंगे हिमांशु श्रीवास्तव ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, रथ से गिरी बांसुरी, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती, रिहर्सल, अपनी अपनी कंदिल 1979 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है अपनी अपनी कंदिल, ध्यान दीजिएगा। इसे हिमांशु श्रीवास्तव का उपन्यास है। पिछली रात का अंधेरा, भित्त चित्र की मयूरी, और ना खुदा ना सनम। तो इस प्रकार कुछ रचनाएं आपने देखा, उपन्यास हिमांशु श्रीवास्तव के हैं। अपनी अपनी कंदिल बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है हिमांशु श्रीवास्तव का, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम गुलशेर खां शानी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे, जैसे काला जल 1965 ईस्वी, बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा है इसमें। कस्तूरी 1964 ईस्वी, पत्थरों में बंद दरवाज़ा 1964 ईस्वी, साल बनों के द्वीप 1967 ईस्वी, जिसमें मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। नदी और सीपियाँ 1970 ईस्वी, पुरुष मानसिकता पर आधारित है। एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी, फूल तोड़ना मना है 1980 ईस्वी, सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है सांप और सीढ़ी, गुलशेर खां शानी जी की रचना है, ध्यान दीजिएगा। सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी, बस्तर जिले के आदिवासी जीवन कथा का अंकन है इसमें।
तो इस प्रकार कुछ आपने उपन्यासों को देखा जो गुलशेर खां शानी की है, जिसमें सांप और सीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। हम आगे देखेंगे। आगे हम राही मासूम रज़ा के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है राही मासूम रज़ा। आधा गांव 1966 ईस्वी, जिसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। अगला है टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, जिसमें हिंदू मुसलमान संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है। हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी, जिसमें गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। ओस की बूंद 1970 ईस्वी, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण है इसमें। दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा है इसमें। सीन 75 1977 ईस्वी, सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण है इसमें। कटरा भी आरजू 1978 ईस्वी, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है राही मासूम रज़ा। इनका आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी तथा कटरा भी आरजू बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है राही मासूम रज़ा के। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। इनका क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम हिमांशु जोशी को देख लेंगे। हिमांशु जोशी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे महासागर 1972 ईस्वी, अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है इसमें। अरण्य 1973 ईस्वी, जिसमें पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा है। छाया मत छूना मन 1974 ईस्वी, एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है हिमांशु जोशी की छाया मत छूना मन। कगार की आग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है 1976 ईस्वी की, जिसमें अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी है। तुम्हारे लिए 1978 ईस्वी, समय साक्षी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है हिमांशु जोशी की। सन 1982 ईस्वी, जिसमें आपातकाल के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण है। सूराज 1982 ईस्वी, नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है इसमें। इस प्रकार हिमांशु जोशी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को आपने देखा। हम आगे चलेंगे। आगे हम विवेकी राय को देख लेंगे। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनके उपन्यास कुछ निम्नलिखित है, हम देख लेंगे, जैसे बबूल 1967 ईस्वी, पुरुष पुराण 1975 ईस्वी, दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का इसमें चित्रण है पुरुष पुराण में। वहीं लोक ऋण 1977 ईस्वी, ग्रामीण संस्कृति व आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण किया गया है। श्वेत पत्र 1979 ईस्वी, जिसमें पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण है। सोना माटी 1983 ईस्वी, जिसमें गाजीपुर बलिया के बीव करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। समरशेष है 1988 ईस्वी, पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है इसमें। मंगल भवन 1994 ईस्वी, राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति का चित्रण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष पुराण, समरशेष है, ये दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, विवेकी राय के उपन्यास है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे और कुछ उपन्यास हम देखेंगे। नमामि ग्रामम 1997 ईस्वी, जिसमें गांवों की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण किया गया है। अमंगलहारी 2000 ईस्वी, वही देहरी के पार 2003 ईस्वी। देहरी के पार भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है विवेकी राय का। तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, जिनको मैंने महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि वे सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भगवान मोरलवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो भगवान दास मोरलवाल कैसे उपन्यासकार है? तो आंचलिक हैं। इनकी प्रकाशित कुछ कृतियों को देख लेंगे, जिसमें काला पहाड़ 1999 ईस्वी, देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण है काला पहाड़ में। काला पहाड़ थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा, भगवान दास मोरलवाल की रचना है। बाबल तेरे देश में 2004, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा है। रेत 2008 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार व उपन्यास अग्रांकित है, जैसे यमुना दत्त वैष्णव, जिनका उपन्यास है शैलवधू।
केशव प्रसाद मिश्र, इनका उपन्यास है कोहबर की शर्त 1965 ईस्वी, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है केशव प्रसाद मिश्र का, इसे याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मनहर चौहान का हिरना सांवरी, योगेंद्र सिन्हा का बन के मन में, श्याम परमार का मोरझाला, मधुकर गंगाधर का मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो, सुबह होने तक, ये 3 रचनाएं। मायानंद मिश्र का माटी के लोग सोने की नैया, रघुवर दयाल सिंह का त्रियुगा, रामदेव शुक्ल का ग्राम देवता 1982 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है रामदेव शुक्ल का, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है विकल्प। अगले हैं हर गुलाल, इनका भीतरी कुआं। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासों को आपने देखा। आगे हम देखेंगे कुछ प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है और इनके प्रमुख उपन्यासों को हम देख लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यशपाल एक प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारक माने जाते हैं। उनके कुछ उपन्यास हैं जैसे दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण किया गया इसमें। देशद्रोही 1943 ईस्वी, सन 1930 से 1942 ईस्वी तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन है इसमें। दिव्या 1945 ईस्वी, जिसमें ऐतिहासिक कल्पना के आधार पर ये रचना है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, यशपाल की हैं। अगला यशपाल का उपन्यास है पार्टी कॉमरेड 1946 ईस्वी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। वही झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। झूठा सच भाग 1 1958 ईस्वी तथा झूठा सच भाग 2 1960 ईस्वी। प्रथम भाग में राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण किया गया है तथा द्वितीय भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया गया है, तो इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगला है 12 घंटे 1962 ईस्वी, जिसमें पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण किया गया है। अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है यह। क्यों फंसे 1968 ईस्वी, काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का इसमें चित्रण किया गया है। वही मेरी तेरी उसकी बात सन 1974 ईस्वी, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस प्रकार ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा से संपृक्त उपन्यास है यशपाल के। इन सभी उपन्यासों को बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है और आपको पता है कि झूठा सच किसका अभी हमने पढ़ा, यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है झूठा सच। यह 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम भाग का क्या नाम है या द्वितीय भाग का क्या नाम है, तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। मनमनाथ गुप्त ने निम्न उपन्यासों की रचना की है, तो यहाँ हम देख लेंगे कौन कौन से उपन्यास है वे। बहता पानी, चक्की, आस्तीन के सांप, शहीद और शोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े तथा शहादत नामा इनके कुछ उपन्यास है। आप एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल कैसे उपन्यासकार है, तो प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके महत्वपूर्ण कुछ उपन्यास हम इन्हें देख लेंगे, जैसे कि चढ़ती धूप 1945 ईस्वी, सन 1932 से 1937 ईस्वी तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण किया गया है इसमें। उल्का 1947 ईस्वी, यह प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का चित्रण है इसमें। नई इमारत 1947 ईस्वी, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन पर यह आधारित है, रामेश्वर शुक्ल अंचल के। ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत अच्छे से इन्हें देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से, ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है मरुप्रदीप। तो इसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा, कभी कभी से प्रश्न देखने को मिला है। मरुप्रदीप 1951 ईस्वी का उपन्यास है, जिसमें बाल विधवा शांति और विमल के प्रेम का चित्रण किया गया है। आगे हम देखेंगे भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार है और इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, भैरव प्रसाद गुप्त क्या है तो एक प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास है शोले 1946 ईस्वी, जिसमें कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण किया गया है। मशाल 1948 ईस्वी, जिसमें पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण है। गंगा मैया 1952 ईस्वी, जिसमें अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण किया गया है। जंजीरें और नया आदमी 1954 ईस्वी, सती मैया का चौरा 1959 ईस्वी, किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन है इसमें। धरती 1962 ईस्वी, एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण है। इनमें देखिए गंगा मैया, सती मैया का चौरा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त के, तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। आगे कुछ और उपन्यास है, नीचे हम देखेंगे। आगे अन्य उपन्यास है आशा 1963 ईस्वी, कालिंदी 1963 ईस्वी, रंभा 1964 ईस्वी, नौजवान 1972 ईस्वी, काशी बाबू 1987 ईस्वी, भाग्य देवता 1952 ईस्वी। भाग्य देवता बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का, तो ध्यान दीजिएगा, भाग्य देवता भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। अंतिम अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, 1970 ईस्वी का उपन्यास है और उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर यह आधारित है। अंतिम अध्याय, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित है, तो उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर आधारित है अंतिम अध्याय, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे अमृत राय एक समाजवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो अमृत राय कैसे उपन्यासकार है, एक समाजवादी उपन्यासकार है। इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों को हम देख लेंगे, जैसे बीज 1952 ईस्वी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। नागफनी का देश 1953 ईस्वी, जिसमें प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्र है। हाथी के दांत 1956 ईस्वी, समाज के दोहरे चरित्र का यथार्थ चित्रण है इसमें। जंगल 1969 ईस्वी, जिसमें वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। सुख दुख 1969 ईस्वी, जिसमें जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण है। भटियाली 1969 ईस्वी, अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है इसमें। धुआं 1970 ईस्वी, नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बीज, नागफनी का देश और साथ साथ धुआं भी कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है अमृत राय के, इन सबको ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे अमरकांत एक प्रगतिशील उपन्यासकार है। तो ध्यान दीजिएगा, अमरकांत कैसे उपन्यासकार है, तो प्रगतिशील उपन्यासकार है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हम देख लेंगे, जैसे सूखा पत्ता 1959 ईस्वी, इसका विषय है कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें। आकाश पक्षी 1967 ईस्वी, जिसमें स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का अंकन किया गया है। काले उजले दिन 1969 ईस्वी, विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का चित्रण है इसमें। ग्राम सेविका 1981 ईस्वी, इसमें काले उजले दिन बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है अमरकांत का, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे कुछ और उपन्यास है अमरकांत के, हम देख लेंगे। अगला उपन्यास है अमरकांत का बीच की दीवार 1981 ईस्वी, एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा है इसमें और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है बीच का दीवार, अमरकांत की रचना है। सुखजीवी 1982, सुंदर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से, ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है अमरकांत का, इन्हीं हथियारों से 2003 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है इसमें, इन्हीं हथियारों से। ध्यान दीजिएगा, अमरकांत का महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इस प्रकार अमरकांत के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को हमने देखा। आगे हम देखेंगे अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 2011 का
45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल का 2011 का 45वां पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था संयुक्त रूप से, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। आगे हम भीष्म साहनी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे। भीष्म साहनी के सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। जैसे झरोखा 1967 ईस्वी, इसका विषय है आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है इसमें। कड़ियाँ 1970 ईस्वी, जिसमें दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन किया गया है। तमस 1973 ईस्वी, जिसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। वसंती 1980 ईस्वी, दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन है इसमें। मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी, सन 1840 से 1920 ईस्वी तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है इसमें। कुंतो 1993 ईस्वी, नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है इसमें। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। इस प्रकार ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, भीष्म साहनी के हैं। इन सभी को ध्यान दीजिएगा, इनका क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है और साथ साथ वर्ण विषय भी, प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये सभी। हम आगे चलेंगे। आगे देखिए कि मार्कंडेय मूलतः कहानीकार हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, हम इनको देख लेंगे। सेमल का फूल 1959 ईस्वी, अग्निबीज 1981 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मार्कंडेय का। वैसे तो मार्कंडेय मूलतः कहानी लिखते हैं, लेकिन उपन्यासकार के रूप में अग्निबीज बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मार्कंडेय का। 1981 ईस्वी में, जिसका विषय वस्तु क्या है तो गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन किया गया है। अग्निबीज में मार्कंडेय का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसे अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार है। तो कैसे उपन्यासकार है? प्रगतिवादी जगदीश चंद्र। इनकी कुछ रचनाएं देख लेंगे, जैसे यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, जिसका विषय वस्तु है पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर यह आधारित उपन्यास है। आधा पुल 1973 ईस्वी, जिसमें युद्ध की विभीषिका का चित्रण किया गया है, जीवंत अंकन है इसमें। कभी न छोड़ो खेत 1976 ईस्वी, इसमें सामंती जाटों की कहानी है। मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी, जिसमें पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कथा है। टुंडालाट 1978 ईस्वी, इसमें अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा है। घास गोदाम 1985 ईस्वी, जिसमें दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है और घास गोदाम महत्वपूर्ण उपन्यास है जगदीश चंद्र का। अगला है नरक कुंड में वास और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जगदीश चंद्र का, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। 1994 ईस्वी, धरती धन्ना अपना उपन्यास का यह विस्तार ही माना जाता है नरक कुंड में वास। तो इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास का विस्तार किस उपन्यास के रूप में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए नरक कुंड में वास के रूप में। अगला है लाट की वापसी 2000 ईस्वी, जिसमें टुंडा लाट उपन्यास का यह विस्तार ही माना गया है। जमीन तो अपनी थी 2001 ईस्वी, जिसमें दलित जीवन से संबंधित कथा है। तो इस प्रकार कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे धरती धन्ना अपना, घास गोदाम, नरक कुंड में वास धरती धन्ना अपना का ही विस्तारित रचना है, उपन्यास है। वहीं जमीन तो अपनी थी भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे विशंबर नाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कथाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो विशंबर नाथ उपाध्याय जाने जाते हैं, इसे अच्छे से देखिएगा। इनकी कुछ महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियों को देख लेंगे, जिसमें रिच 1967 ईस्वी, रिच को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन किया गया है और रिच बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। पक्षधर 1971 ईस्वी, जिसमें वामपंथी आक्रोश का चित्रण किया गया है। जाग मछंदर गोरख आया 1983 ईस्वी, जिसमें मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। दूसरा भूतनाथ 1985 ईस्वी,
एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चरित्र है इसमें। जोगी मत जा 1989 ईस्वी, जिसमें भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर यह आधारित रचना है। जोगी मत जा और महत्वपूर्ण रचना है। विश्वनाथ उपाध्याय का उपन्यास है जोगी मत जा। विक्षुब्ध 1991 ईस्वी, कठपुतली 1992 ईस्वी और कठपुतली महत्वपूर्ण उपन्यास है विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का। इसके अतिरिक्त विश्वबाहु परशुराम 1997 ईस्वी, परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। प्रतिशोध 1998 ईस्वी, जिसमें देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार 2-3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें रिछ, जोगी मत जा तथा कठपुतली, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के। इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे हृदयेश प्रगतिशील उपन्यासकार है। तो प्रगतिशील उपन्यासकार माना जाता है हृदयेश को। इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेंगे, जिसमें गांठ 1970 ईस्वी एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हत्या 1971 ईस्वी भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन है इसमें। एक कहानी अंतहीन 1972 ईस्वी, जिसमें व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन किया गया है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार 1976 ईस्वी, जिसमें अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य किया गया है। साड़ 1981 ईस्वी, शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन है इसमें। पूर्वजन्म 1985 ईस्वी, दंडनायक 1990 ईस्वी, जिसमें कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन है। पगली घंटी 1995 ईस्वी, जिसमें जेल के परिवेश का चित्रण किया गया है। वहीं किस्सा हवेली 2004 ईस्वी, जिसमें प्रतीकात्मक ये एक उपन्यास माना जाता है। इन सभी उपन्यासों में विशेषकर एक कहानी अंतहीन, सफ़ेद घोड़ा लाल सवार, साड़, पगली घंटी तथा किस्सा हवेली बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है हृदयेश के। तो इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कभी कभी इन रचनाओं का क्रम भी पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे बदिउज्जमा प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। तो प्रगतिवादी माने जाते हैं बदिउज्जमा। इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेंगे, जो इस प्रकार है। एक चूहे की मौत 1971 ईस्वी, फैंटेसी शैली में लिखा गया ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। छाकों की वापसी 1975 ईस्वी, विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन किया गया है। अपुरुष 1976 ईस्वी, जिसमें प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन है। छठा तंत्र 1977 ईस्वी, जिसमें आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है यह। वहीं सभा पर्व 1994 ईस्वी, और यह एक अपूर्ण उपन्यास है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है बदिउज्जमा के परीक्षा की दृष्टि से। एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, छठा तंत्र, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। वही ध्यान दीजिएगा, बदिउज्जमा का सभा पर्व एक अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। हम आगे देखेंगे। बदिउज्जमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि नेट की परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि बदिउज्जमा ने एक चूहे की मौत में किसका आधार लिया है। तो कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। एक चूहे की मौत में बदिउज्जमा की रचना है, ध्यान दीजिएगा, उपन्यास है उनका। आगे हम देखेंगे। मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है, जिसमें अचला एक मनःस्थिति, भगोड़ा, शोक संवाद, मेरा नाम तेरा नाम, हम सब मनसाराम, शांति भंग, प्रपंच तंत्र, दंड विधान, ये सभी उपन्यास हैं मुद्रा राक्षस के। तो एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें कटा हुआ आसमान 1971 ईस्वी, प्रवासी मध्यवर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन किया गया है। मुर्दाघर 1974 ईस्वी, जिसमें बम्बई महानगर की भटियारिनों के जीवन यथार्थ का चित्रण है इसमें। अकाल 1997 ईस्वी, जिसमें आज के दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण है। तो ये सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है, जिसमें मुर्दाघर बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का। बम्बई महानगर की भटियारिनों के जीवन यथार्थ का चित्रण है और 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। काशीनाथजी प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो प्रगतिवादी
उपन्यासकार माना जाता है काशीनाथ सिंह को, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इनकी कुछ प्रमुख कृतियों को देखेंगे, जैसे काशी का 80, काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है इसमें। अपना मोर्चा 1972 ईस्वी, जिसमें छात्र आंदोलन का चित्रण किया गया है। रेहन पर रघु, महुआ चरित 2011 ईस्वी, जिसमें कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इस प्रकार ये चारों उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है काशीनाथ सिंह के। काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु तथा महुआ चरित, इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें समर शेष है 1980 ईस्वी, झीनी 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 चदरिया, यहाँ पे दरअसल होना चाहिए झीनी झीनी बीनी चदरिया, तो ध्यान दीजिएगा, 1986 ईस्वी की रचना है। बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है ये। जहरवाद 1987 ईस्वी, जिसमें विंध्याचल के एक निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। दंत कथा 1990 ईस्वी, मुखड़ा क्या देखे 1996 ईस्वी, जिसमें दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा है। अपवित्र आख्यान 2008 ईस्वी, रावी लिखता है। इस प्रकार अब्दुल बिस्मिल्लाह के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे, जिसमें समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, दंत कथा तथा मुखड़ा क्या देखे, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम देखेंगे संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है। तो संजीव को माना जाता है कि एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इनके कुछ उपन्यास निम्नलिखित है, जैसे किसानगढ़ के अहेरी 1981 ईस्वी, इसका विषय है अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण है इसमें। सर्कस 1984 ईस्वी, इसमें सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित यह रचना है। सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी, झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित यह रचना है। धार 1990 ईस्वी, कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है इसमें। पांव तले की दूब 1995 ईस्वी, झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण है इसमें। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सभी रचनाएं हैं। किसानगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की दूब, इन सब का क्रम भी पूछा जाता है और अलग अलग रचनाएं भी पूछी जाती हैं, साथ साथ इनका विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे संजीव की कुछ और रचनाओं को हम देखेंगे। आगे संजीव के कुछ और उपन्यास है, जैसे जंगल जहां शुरू होता है 2000 ईस्वी, पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण है इसमें। वही सूत्राधार 2003 ईस्वी, जिसमें लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर यह आधारित है। आकाश चंपा 2008 ईस्वी। तो जंगल जहां शुरू होता है तथा सूत्रधार, दो बहुत महत्वपूर्ण इधर रचनाएं हैं, उपन्यास है संजीव के, तो ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रकार हमने तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग के समस्त उपन्यासों को पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में हम चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यासों को पढ़ेंगे। तो तब तक चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहे, ताकि वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। पिछले जितने भी वीडियो मैंने बनाई है हिंदी साहित्य से संबंधित, उपन्यासों से, नाटकों से, उन सब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर उसे जरूर पढ़ ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि सभी को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यासों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।